जय भीम, जय संविधान। मित्रों, मैं एक्चुअली हिंदी में ही बात करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बात सारे देश में पहुंचे। और आज मैं पहली बार ऐसा कह सकते हैं कि मैं लाइव आ रहा हूं। इसके पहले मैंने खुद को प्रसिद्धि से दूरी रखा, लेकिन अभी मुझे लगा कि मुझे कुछ बातें आपसे शेयर करनी चाहिए। स्पेसिफिकली जिस सब्जेक्ट पे मैं बोलने वाला हूँ वो सब्जेक्ट अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर से संबंधित है। और जब मैं सब्जेक्ट पे मेरी बात रख रहा हूं तब मैं इस देश के 15% अनुसूचित जाति, 7.5 से 8% अनुसूचित जमाती और लगभग 52% जो ओबीसी समाज है उनके रिप्रेजेंटेटिव के नाते मैं बात कर रहा हूं। ये सारे जो कम्युनिटीज है इनका जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है सारे देश में, वो सरकारी महकमे में हो या तो जुडिशरी में हो या फिर पुलिस में हो या बाकी भर्तियों में हो, उस रिप्रेजेंटेशन को व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले तो हम ये बात समझ ले कि मैंने आज जो पोस्ट डाली थी कि मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा, कुछ जो चीजें अननोटिस रही है उसे मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर इस संबंध में जिस तरीके का भ्रम पूरे देश में कुछ लोग फैला रहे हैं, उस भ्रम को क्लियर करना काफी जरूरी है। दूसरी बात यह भी जरूरी है कि ये लोग एक विशिष्ट षड्यंत्र के चलते इस तरीके का भ्रम समाज में और देश में फैल, इसलिए ये जरूरी है कि मैं आपसे उन सारी बातों पे चर्चा करूं जो बातें काफी हमारे अनुसूचित जाति जमाती और ओबीसी के आरक्षण के प्रश्न के संबंध में काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट के 7 माननीय जजेस ने जो जजमेंट दिया है, वो जजमेंट किसी भी तरीके से, अगर आप उस जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको किसी भी तरीके से उस जजमेंट में किसी भी तरीके का अनुसूचित जाति जमाती में उपवर्गीकरण या क्रीमी लेयर लाने के लिए कोई भी डाटा जो है वो कंसिडर किया गया नहीं। ना डाटा कंसिडर किया गया, ना जो एस्टैब्लिश जजमेंट है, जैसे कि ईवी चिन्नैया का जजमेंट था, उस जजमेंट में जो स्टैटिस्टिक रखे थे, जो ऑब्जर्वेशंस रखे थे और जो रेशो रखे गए थे, उस रेशो का बहुत ही बैलेंटली मिस इंटरप्रिटेशन किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से हमें उस तरीके की अपेक्षा नहीं थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इन सारे अनुसूचित जातियों के आरक्षण की हम जब बात करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 341 जो अनुसूचित जातियों को इनलिस्ट करता है और उस आधार पे जिस तरीके का एक कवच, संविधानिक कवच आरक्षण हो या फिर स्पेशल प्रिविलेजेस हो, उस माध्यम से उन्हें दिया जाता है, उस आर्टिकल से अनुसूचित जातियों को, उस आर्टिकल में अनुसूचित जातियों को विभाजित करने का या उनमें वर्गीकरण करने का किसी भी तरीके का जस्टिफिकेशन इस जजमेंट में देखने को नहीं मिलता। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये अन्य जो जातियां है जो ओबीसी में आती है या विजेएनटीज में आती है, उन जातियों से इनका जो सामाजिक इतिहास है या जो अन्य अत्याचारों का जो इतिहास है वो काफी भिन्न है। और इसी वजह से इन सारी जो जातियां थी इन्हें अनुसूचित जाति में लाया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि अगर एक बेंच बैठा हुआ है, इस्टेब्लिश पोजीशन ऑफ लॉ कहती है कि अनुसूचित जाति जमाती में उपवर्गीकरण नहीं हो सकता, ये सारे लोग जो है ये एक जीन्स यानी होमोजीनियस है, ये हेटेरोजीनियस है। होमोजीनियस यानी कि एक जिनसी है, एक प्रकार के है, वो हेटेरोजीनियस नहीं है। अगर इस
धारणा को अगर आपको तोड़ना भी था तो आपने कुछ तथ्य उस जजमेंट में प्रस्तुत करना जरूरी था, जो तथ्य आपने प्रस्तुत नहीं किए। अगर हम बात करें कि सही में अगर आपको लगता है कि अनुसूचित जातियों में कुछ जातियां अगड़ी जातियां हुई है या प्रगत हुई है, तो कम से कम आपने उन जातियों का मेंशन या उन जातियों का उल्लेख आपके जजमेंट में करना जरूरी था। क्योंकि जब आप 35 करोड़ लोगों के भविष्य के बारे में निर्णय लेते हो, तब आप इस तरीके से सिर्फ हाइपोथिकेशंस पे या आपके पर्सनल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर इस तरीके के निर्णय आप ले नहीं सकते। क्योंकि इसके पहले इस तरीके से जजमेंट कभी किसी भी रिजर्वेशन से संबंधित मैटर्स में दिए गए नहीं है। और ऐसा भी नहीं था कि आपके पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। अभी हम एक ऊपर हम देखने की कोशिश करते हैं कि जब आपने कहा कि अनुसूचित जाति है, ये होमोजीनियस नहीं है, एक जिनसी नहीं है, ये विभक्त हो सकती है, या विभक्त है या अलग है, तो आपने किसी भी तरीके के रिसेंट एग्जाम्पल्स उसमें कोट नहीं किए। अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आज की तारीख में अनुसूचित जातियां जो है, वो अनुसूचित जातियां और जनजातियां ये भारत के जनसंख्या का 22.5% जो है जनसंख्या जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। उसी के साथ ओबीसी लगभग 52% जनसंख्या कंट्रीब्यूट करती है। उनके जनसंख्या के अनुपात में उनका रिप्रेजेंटेशन या उनमें जो जातियां हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ये सफिशिएंट है क्या? वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के आगे जाता है क्या? उनकी अनुसूचित जातियों में जो अछूतता या जातिगत भेदभाव है, ये दो जो मुख्य आधार हैं, इन दो मुख्य आधार जो है, इन आधारों का महत्व खत्म हो गया है क्या? तो निश्चित तौर पे हम देखते हैं, हम आज का सिनेरियो भी देखें तो हमें पता चलेगा कि ये आधार गया नहीं है। तो फिर आपने किस आधार पर अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर लाने के बारे में पक्ष रखा? ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप डाटा नहीं देख सकते थे तो आप कोई कमेटी अपॉइंट करते थे। आपने किसी तरीके की कमेटी भी उसमें अपॉइंट नहीं करी, ना आपने किसी तरीके का वेल्थ मेजरमेंट उसमें देखा। कम से कम आपने आप इस बात को हमेशा हमारे अनुसूचित जाति जनजातियों पे एक आरोप लगता आ रहा है कि दे आर नॉट द टैक्स पेयर। मैं आपको बता देता हूं कि 22.5% ये जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, ये जो जो अपर कास्ट लोग हैं, उनसे ज्यादा कई ज्यादा अगर आप स्टैटिस्टिक उठा के देखें, मैं वो पूरा रिकॉर्ड आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन अगर स्टैटिस्टिक उठा के देखें तो सारे जो डायरेक्ट टैक्सेस है, इनकम टैक्स को छोड़कर वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिर वो जीएसटी हो, फिर हो वो दूसरे कोई टैक्स हो, या सेस के टैक्स हो, हाउस टैक्स हो, रोड टैक्स हो, कारपोरेशन टैक्स हो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो, या अन्य जो 150-200 एक बहुत बड़ा टैक्स का इनलिस्टेड लिस्ट है वो टैक्स हो, उसमें वो बराबरी की कंट्रीब्यूशन करता है। और अगर वो बराबरी की कंट्रीब्यूशन करता है तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, कम से कम वो कंट्रीब्यूशन उनके उत्थान में लगना चाहिए। क्या वो कंट्रीब्यूशन उनके उत्थान में लगता है? तो नहीं लगता। तो अगर नहीं लगता है और अगर आज भी अनुसूचित जातियों में अछूतता है, अनुसूचित जातियों में अगर आज भी अगर जातिगत भेदभाव है, अगर उनके साथ आज भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या यह सही है कि आर्थिक आधार पर आप उन अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण करें या फिर क्रीमी लेयर की वकालत करें? मैं आपको बता देता हूं कि अनुसूचित जातियों के लिए जो बजट है,
अनुसूचित जातियों के लोक संख्या के अनुपात में पहले से ही इस इंडियन डेमोक्रेसी में उनको कम बजट दिया जाता है, उनके उत्थान के लिए कम बजट दिया जाता है और पिछले 10 सालों से उनके बजट में कटौती हुई है। आपने उस कटौती के आंकड़ों को आपके जजमेंट में कंसीडर किया? अगर नहीं किया तो किस आधार पे आपने कहा कि ये जो अनुसूचित जातियां हैं, इनमें से कुछ जातियां जो है वो प्रगत हो चुकी है? आपने ये देखा कि क्या बेनिफिट्स उनको मिले और कौन सी जातियों को मिले? आपने एक भी आपने जिन जातियों का उल्लेख किया सिर्फ इन लिस्टिंग का उल्लेख किया, लेकिन उनमें आपने डिफर्केशंस नहीं किए कि कौन सी जातियां आर्थिक दृष्टि से प्रगत है और कौन सी जातियां आर्थिक दृष्टि से प्रगत नहीं हुई। जबकि आर्थिक आधार ये आरक्षण का है ही नहीं अनुसूचित जातियों में। अनुसूचित जातियों में सामाजिक और शैक्षणिक आधार है, जिसका मूल आधार अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव है। इस बारे में ना आपने आर्टिकल 17 के बारे में कुछ कहा, ना आपने जो ऑनगोइंग एट्रोसिटीज है उसको भी आपने कंसीडर नहीं किया। ये कैसे पॉसिबल है और ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब आपका जजमेंट प्री डिटरमाइंड हो, आपका जजमेंट सरमाइसेस से भरा हुआ हो और आप नहीं चाहते थे कि अनुसूचित जाति जनजातियों को उनका हक मिले। अगर मैं बात करूं तो आपको ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उस जजमेंट में कहीं पर भी क्योंकि अनुसूचित जातियों में अगर आपको किसी भी तरीके के उनके आरक्षण में बदलाव करने हैं तो आपको दो चीजें तो देखनी पड़ेगी। अस्पृश्यता गई है क्या? अस्पृश्यता कम हुई है क्या? उसका प्रभाव कम हुआ है क्या? इनके ऊपर, अनुसूचित जातियों के ऊपर, जनजातियों के ऊपर जातिगत अत्याचार कम हुआ है क्या? उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है क्या? उनका डिस्क्रिमिनेशन में कुछ कमी आई है क्या? यह आपने कहीं पे भी नहीं देखा। और ऐसा नहीं था कि आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं था, आप वो डाटा कंसिडर नहीं करना चाहते थे। ऐसा मुझे, जब मैं जजमेंट पढ़ता हूं तो मुझे दिखता है, क्योंकि आज हम जिस टेक्नोलॉजी के युग में हैं वो सारे डाटाज अवेलेबल है जिससे हमारा रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते थे। आप कम से कम एक ओवरऑल व्यू ले सकते थे। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव इन आधार पर हमें आरक्षण मिला है, तो फिर हमारा आरक्षण अगर आपको हमसे छीनना है या हमारे आरक्षण में आपको बदलाव करना है या आपको कुछ उसमें कुछ इन्फ्लुएंट्रेशन भी करना है, तो दो चीजें आपको सामान्य रूप से आपको एग्जामिन करनी पड़ेगी। पहला कि अस्पृश्यता कम हुई है क्या और जातिगत भेदभाव कम हुआ है क्या। मैं आपको बता देता हूं कि ये आपके सरकार के आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़े हैं। उससे यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियों में डिस्क्रिमिनेशन और जातीय अत्याचार का स्तर कितना है। अगर आप देखें तो मैं अभी 2014 से 2022 तक का रिकॉर्ड जो अवेलेबल था या जो रिलेवेंट था वही मैं पढ़ूंगा। 2014 से लेके तो 2022 तक कुल 4,09,797 केसेस शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 अमेंडेड 2016 में रजिस्टर्ड हुई है। और ये जो केसेस रजिस्टर्ड हुई है, इसमें 62,819 केसेस वुमेन्स के खिलाफ यानी महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर्ड हुई है। उसमें से 15% तो केसेस ऐसी हैं, 15% तो केसेस ऐसे जिसमें माइनर गर्ल्स इन्वॉल्व है। और अगर आप अनुसूचित जाति जमाती का कानून पढ़ेंगे तो उस कानून में सेक्शन 3 के अंदर अनेक जो है डेफिनेशंस दी है कि कौन कौन से ऑफेंस होते हैं। और जो ऑफेंसेस अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ होते हैं वो देश में किसी दूसरे जाति के साथ नहीं होती। किसी दूसरे जातियों के साथ उनकी शारीरिक विडंबना नहीं की जाती, उनको इंसल्ट नहीं किया जाता जाति के आधार पर, उनसे उनका मत का अधिकार नहीं छीना जाता, पानी का अधिकार नहीं छीना जाता, डिग्निफाइड लिविंग का अधिकार नहीं छीना जाता। तो इस रिपोर्ट को आपने क्यों नहीं कंसिडर किया? दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि हम देखेंगे कि 2022 की अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो जहां पे बीजेपी की सरकार है
उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में हम लोग अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्राइम हुआ है। फिर दूसरा, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, उसमें सबसे ज्यादा क्राइम हुआ है। और उसके बाद अगर हम स्टेट वाइज देखें तो हमें दिखेगा कि काफी भारी मात्रा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ, और मैं तो अभी अनुसूचित जाति की लिस्ट पढ़ रहा हूं, जनजातियों का मैंने इसमें जोड़ा ही नहीं है। अनुसूचित जातियों के लिस्ट में आप देखेंगे कि विगत 10 वर्षों में, 8 वर्षों में 4 लाख के करीब जो है अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय और अत्याचार की घटनाएं हुई हैं। तो ये घटनाएं क्या आर्थिक आधार पे हुई? और अगर ये आर्थिक आधार पे नहीं होती, आधार क्या था? तो एक्ट खुद बोलता है, अनुसूचित जाति जमाती प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, कि ये जो सारी घटनाएं होती है, ये जो सारे ऑफेंसेस होते हैं, ये सारे ऑफेंसेस का मूल जो है वो अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव है। और इस तरीके के ऑफेंसेस पेक्यूलियर ऑफेंसेस है जो सिर्फ अनुसूचित जातियों के साथ होता है। तो फिर किस आधार पे आपने कहा कि अनुसूचित जातियों में एक वर्ग बहुत आगे चला गया है? अनुसूचित जातियों में 1108 जातियां हैं पूरे देश भर के अंदर, और उन 1108 जातियों में से कौन सी जाति आर्थिक रूप से प्रगत हुई? कम से कम इतना डाटा तो आपने एग्जामिन करना था, जबकि वो निकष ही नहीं है अनुसूचित जातियों में आरक्षण कम करने का, आरक्षण में कुछ मॉडिफिकेशन करने का। तो ये आपने क्यों नहीं किया? इसका सवाल मुझे इसका जवाब मुझे आपके जजमेंट में नहीं दिखा। मैं खुद एक रिस्पॉन्सिबल एडवोकेट हूं, मैं कभी भी कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट आज तक मैंने कोर्ट में नहीं की है, और मैं खुद आपको बताता हूं कि मैं खुद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये सारे स्टेटमेंट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसके रिपरकेशंस पता है। लेकिन ये सारी बातें समाज के सामने, देश के सामने आनी जरूरी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और इस तरीके के हीनियस क्राइम और इस एक्सटेंसिव तरीके से अगर अनुसूचित जातियों के ऊपर अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो फिर आप किस आधार पर आप उनमें उप वर्गीकरण या क्रिमिनल लाने की वकालत करते हैं? दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि हम ये देखेंगे कि अगर हम प्रगत हुए, ऐसा आपका कहना है, तो फिर कम से कम हमारे संख्या के अनुपात में हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सर्विसेज में, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए शिक्षा में, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उन सारे सेक्टर्स में जिन सेक्टर्स से जो है हमारे अच्छे भविष्य का निर्माण हो। उन सेक्टर्स में हमारा रिप्रेजेंटेशन है तो एडमिटेडली नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारी चीजें कही जाती है अनुसूचित जातियों के बारे में। इवन बीबीसी का कल परसों का रिपोर्ट था कि इवन जजमेंट्स में भी पूर्व दूषित ओपिनियन जजेस खुद देते हैं अनुसूचित जातियों के विक्टिम्स के बारे में। और अगर ऐसा है तो इसका आधार आर्थिक है क्या? मुझे ये पूछना है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, या मुझे हाईकोर्ट जजेस से पूछना है कि इसका आधार आर्थिक है या सामाजिक भेदभाव या अस्पृश्यता है? और अगर सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता है तो फिर सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता के आधार पर ही हमारे आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए। और अगर वो नहीं हो रहा है तो आप हमारे 35 करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब मैं ये सारी जो मैं रिपोर्ट आपके सामने पढ़ने वाला हूं, ये मेरी खुद की रिपोर्ट नहीं है, ये सारे जो अथॉराइज जो सारी संस्थाएं हैं उनकी रिपोर्ट है। मुझे बताइए कि भारत में जितनी वेल्थ है उस वेल्थ इंडेक्स में अनुसूचित जाति जमाती और ओबीसी का कंट्रीब्यूशन कितना है, उनके पास कितना वेल्थ है, वो उन्हें कितना मिला है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपर कास्ट जो है भारत के, जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में इस तरीके से आंकड़े आए हैं कि आपकी आंखें चौंध जाएगी कि हमारे देश का जो
90% वेल्थ है, वो सारा वेल्थ जो है वो कुछ ही अपर कास्ट के हाथों में है। और अनुसूचित जाति और जनजातियों का अगर अपन देखें तो उनका उस वेल्थ में जो शेयर है वो बहुत ही निग्लिजिबल है। और निग्लिजिबल मैं तो कहूंगा कि है ही नहीं। वो 4% अनुसूचित जाति का शेयर है और 3% अनुसूचित जमाती का शेयर है। ये इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी है। और आप किस आधार पे कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति में आर्थिक आधार पर उपवर्गीकरण होना चाहिए? क्योंकि आपने सारा जजमेंट तो आर्थिक आधार पे दिया है, आपने कहीं पे भी सामाजिक और शैक्षणिक आधार लिया नहीं है। आपने कहीं पे भी ये नहीं कहा है या कहीं पे भी आपने इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस नहीं दिए हैं कि अस्पृश्यता कम हुई है, जातिगत भेदभाव कम हुई है, इसलिए इन लोगों में अभी एक क्लास आगे गया है, उस क्लास के साथ जातिगत भेदभाव नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, अस्पृश्यता नहीं होती, और इस कारण से उनको अलग रखना चाहिए या उनको क्रीमी लेयर में लाकर उन आर्थिक आधार पर उनका आरक्षण जो है उनसे ले लेना चाहिए। ये तो आपने लिखा ही नहीं है। और अगर आपने लिखा नहीं है तो फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर होना चाहिए? दूसरा आपको मैं बता दूं कि शेड्यूल कास्ट का जो वेल्थ इंडेक्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 2.6% है और एसटी का 3.7%, जबकि अनुसूचित जाति की संख्या देश में है 15% और अनुसूचित जातियों की संख्या देश में है करीबन 8% 2011 के इंडेक्स के अनुसार। लेकिन मैं सामने जाता हूं, मैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि मैं उस पे आने वाला हूं कि आपने अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो निकष इंदिरा सानी और नागराजन के जजमेंट में जो लगाए थे, उन निकषों को आपने किसी भी डाटा के अलावा और कोई भी डाटा ना एग्जामिन करते हुए या किसी भी तरीके का रिसर्च ना करते हुए आपने अप्लाई किया। उसमें अगर आप ओबीसी का कंट्रीब्यूशन, ओबीसी का वेल्थ इंडेक्स देखें तो वो थोड़ा सा ज्यादा हमें दिखेगा, लेकिन उसमें उनका थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन जो है वो उनके संख्या के अनुपात में भी काफी कम है। तो अगर देश में हम लोग भी सारे जो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लोग हैं, अगर हम देश का 80% है या 75% है और सारा टैक्सेस हमारे जैसे जा रहा है, तो फिर हमारे साथ होने वाला डिस्क्रिमिनेशन, हमारे साथ होने वाली जातीयता, हमारे साथ होने वाला जो अस्पृश्यता, हमारे साथ होने वाली जो अस्पृश्यता है और जो बेहिसाब अन्याय अत्याचार है, उनको दूर करने के लिए आपने आज तक कौन से उपाय किए, जबकि पैसा तो हमारे ही है। अब हम देखते हैं कि अगर पार्टिसिपेशन कितना है हमारा, चलो ठीक है, हम बाकी चीजें छोड़ देते हैं। जुडिशरी में हमारा पार्टिसिपेशन कितना है, बाकी चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन जुडिशरी में हमारा पार्टिसिपेशन कितना है? तो मैं आपको बताऊं कि जुडिशरी में अगर हम देखें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो 77.80% अपर कास्ट के लोग जजेस बनाए गए हैं और अनुसूचित जाति के सिर्फ 4% उनके संख्या के अनुपात में, जो कि 15% है नेशनल लेवल पर, सिर्फ 4% अनुसूचित जाति के लोगों को जज बनाया गया है और 3% जो अनुसूचित जमाती के जो नागरिक हैं उनको जज बनाया गया है, जबकि उनकी संख्या 8% है। और ओबीसी जो हमारा समाज है उनके सिर्फ 11.14% जो जजेस है वो प्रेजेंट जुडिशरी में है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? हम लोग लायक नहीं है क्या? हम में वो कैपेसिटीज नहीं है क्या? हम लोग कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं क्या? नॉट फाउंड सुटेबल, ये हमारा आइडिया था या ये आज के गवर्नमेंट का आइडिया है?
तो हम जब आपका छीन नहीं रहे हैं और जब आप ही सब हमारा छीन रहे हो, तो फिर किस आधार पर आप हमारे जो थोड़े बहुत हक और अधिकार बचे हैं उनको भी आप हमसे छीनना चाहते हो? किस आधार पर? तो आपके पास आधार तो कुछ है ही नहीं। अभी हम देखते हैं कि रिफॉर्मेटिव एक्शन की बात आप लोग करते हैं हमेशा। व्हाट इज मीन बाय रिफॉर्मेटिव एक्शन? रिफॉर्मेटिव एक्शन इज नथिंग बट अफ्लिक्टिंग समबडी हु हैज बीन डाउनट्रूडन, हु हैज बीन विक्टिमाइज्ड फॉर एजेस। और ये हमारा विक्टिमाइजेशन ऐतिहासिक है। और कुछ लोग क्लेम करते हैं कि सिर्फ भारत में ही आरक्षण है। भैया, भारत में सिर्फ आरक्षण नहीं है, आरक्षण बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका में है, लंदन में है, स्पेन में आपको आरक्षण मिलेगा, लेकिन दैट इज वो आरक्षण है इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। और उनका आरक्षण सिर्फ आरक्षण की मर्यादा सरकारी महकमों तक या सरकारी एजेंसी तक मर्यादित नहीं करता या लिमिट नहीं करता। तो उनका जो आरक्षण है वो प्राइवेट सेक्टर्स में भी लागू किया जाता है। और आप कुछ लोग हमेशा बोलते हैं कि जो अमेरिका के ब्लैक्स है उनको देखिए, उन्हें तो कोई आरक्षण नहीं था। भैया, ब्लैक्स को जो रिफॉर्मेटिव एक्शन के फॉर्म में जो आरक्षण मिला है अमेरिका में, वो सब्सटेंटिव है। उनका पॉपुलेशन सिर्फ 16% है अमेरिका में, लेकिन आज उनका कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे और उनका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दे आर इन प्रोपोर्शन टू 40%, यानी उनके पॉपुलेशन से भी 22%, 23% ज्यादा उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करते हैं कि सरकारी महकमों में हमारा रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन सरकारी महकमों में अगर रिप्रेजेंटेशन है तो फिर आरक्षण में वर्गीकरण करना चाहिए। इस तरीके का एक आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये जो अनुसूचित जातियों का जो 13% का बैकलॉग है, 15% का बैकलॉग है, कुछ स्टेट्स में कम ज्यादा हो सकता है, या फिर जो अनुसूचित जातियों का बैकलॉग है या ओबीसी का बैकलॉग है, वो आज तक उनके संख्या के अनुपात में भरा नहीं गया है। और उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के अगर कुछ प्रावधानों का हम अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो सरकारी महकमों में काम करने वाले हमारे जो अनुसूचित जाति, जमाती और ओबीसी के भाई है, और मैं स्पेशली जब अनुसूचित जाति जमाती के बारे में बात करता हूं तो उनके साथ होने वाले अन्य अत्याचार जो है वो प्रशासनिक लेवल पे भी बहुत ज्यादा तरीके से होते हैं। उनको उनका सम्मान नहीं मिलता, उनके इंक्रीमेंट्स रोक दिए जाते। कितने केसेस में आपको बताऊंगा जिसमें अनुसूचित जाति और जमाती के ऐसे हजारों आपको एम्प्लॉयज मिलेंगे जिनके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव हुआ है और उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। हजारों लाखों लोग टर्मिनेट होके बैठ चुके हैं, उनका परिवार बर्बाद हो गया, लेकिन उनको आज तक न्याय नहीं मिला। और उस न्याय को अगर प्राप्त करना है हमें जुडिशरी से, तो जुडिशरी में हमारा रिप्रेजेंटेशन हमारे संख्या के अनुपात में होना जरूरी है, और वो आज तक जरूरी था, जो आज तक नहीं हो पाया। तो अगर ये नहीं हो पाया और आप खुद जुडिशरी हो, हाईएस्ट जुडिशरी हो, तो कम से कम ये आंकड़े तो अपने आपकी जजमेंट में डाल लेते हैं। लेकिन मुझे पता है अगर ये आंकड़े आपके जजमेंट में आते तो आप वो जजमेंट हमारे खिलाफ नहीं दे पाते। अब प्राइवेट सेक्टर में आप बताइए कि अनुसूचित जाति जमातियों का और जमातियों का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? कहां पे हमारा रिप्रेजेंटेशन आपको दिखता है? आपका रिप्रेजेंटेशन आपको हमें दिखता है? प्रेस में हमारा रिप्रेजेंटेशन है, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में हमारा रिप्रेजेंटेशन है? कौन वहां पे ऑक्युपाइड करके बैठा है? जो सारी जो डिसीजिव पोस्ट है उस पे कौन आसीन होके बैठा है? हम होके बैठे हैं या कोई दूसरा होके बैठा है? पैसा तो आप भी टीवी देखने का हमसे ले ही रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं है वहां पे? दूसरा, एंटरटेनमेंट सेक्टर में देखिए, आज तक आपने देखा कोई एक, अगर आप रजनीकांत साहब के बारे में कहा जाता है कि वो दलित हीरो है, वो साउथ में एक अलग ट्रेडिशन है, एक ड्राविडियन मूवमेंट है, लेकिन अगर हम साउथ को छोड़ के बाकी पट्टा अगर देखें तो आज तक मुझे बताइए कि एक मेन स्ट्रीम एक्टर आप बताइए जो दलित समाज से था,
एक मेन स्ट्रीम डायरेक्टर बताइए जो दलित समाज से है। एक मेन स्ट्रीम नायिका बताइए या एक्ट्रेस बताइए जो दलित समाज से है। इवन दलित समाज के वेदनाओं को दिखाने के लिए भी जो एक्टर्स आते हैं वो भी सारे सवर्ण समाज से होते हैं। हमने इस बारे में भी कभी बात नहीं की, क्योंकि हम लोग इक्वालिटी पे विश्वास रखते हैं, हम अनइक्वालिटी पे विश्वास नहीं करते हैं। हम सदियों से ये मार झेलते आ रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की, लेकिन हमने कभी भी इस बारे में हमारा फर्म ओपिनियन नहीं रखा। और जिसके चलते आज हमारे पास जो थोड़ा बचा है, जो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन है, उसको भी आप लोग लेना चाहते हैं किस आधार पर। और मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा एक प्राइवेट सेक्टर बताइए, सिर्फ उन प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोएस्ट अगर हम लोग पोस्ट छोड़ दें, तो एक प्राइवेट सेक्टर ऐसा बताइए जहां पे अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी का भी कुछ रिप्रेजेंटेशन उनके संख्या के अनुपात में है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स तो इतने भयानक हैं कि आप अनुसूचित जातियों का वर्कफोर्स 19.3% होने के बाद भी अगर आप देखें तो उनका ऑनरशिप जो है या जो उनका जो इंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए वो बहुत निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल तो है ही, लेकिन अननोटिस्ड है। अनुसूचित जाति जमाती के अगर किसी व्यक्ति को अगर अपना एक इंटरप्राइज भी खड़ा करना है तो उसके चैलेंजेस जो है वो अपर कास्ट के किसी भी व्यक्ति से हजारों गुना ज्यादा होता है, क्योंकि सारा सिस्टम तो अपर कास्ट ने जकड़ा हुआ है। तो फिर अनुसूचित जाति जमाती के लोग जाए कहां? और जो जाते हैं वो उनका काम कर पाते हैं क्या? ये भी एक बड़ा विषय है। वो नहीं कर पाते, और अगर वो नहीं कर पाते इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आरक्षण देते वक्त वो खामियां आपने आज तक पूरी नहीं की, जिन खामियों को दूर करके हम हमारा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास कर पाते थे। हम उस रेस में आपके साथ दौड़ पाते थे कंधे से कंधा मिलाकर। वो आपने आज तक नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अनुसूचित जाति का हूं तो मेरे भविष्य का फैसला मैं करूंगा, क्योंकि आई एम इक्वली अ टैक्स पेयर। तो मुझे मेरे भविष्य का फैसला करने का, मेरे समाज के भविष्य का फैसला करने का अधिकार जो है सिर्फ मेरे समाज को होना चाहिए, वो सिर्फ अनुसूचित जाति जनजातियों के लोगों को होना चाहिए। और अभी मैं आपको बताता हूं कि इवन असीम प्रेमजी फाउंडेशन ट्रस्ट का जो रिपोर्ट है उसमें भी काफी डिस्क्रिपेंसीज है। तो ये सारे रिपोर्ट्स तो आपके सामने आप ला सकते थे आसानी से, आपने वो रिपोर्ट्स क्यों नहीं लाए? अभी मैं जो पोल खोल के लिए तो मैंने काफी सारी बातें आपको बता दी। जजमेंट्स में हिंदी और मराठी में मैं ट्रांसलेट करने ही वाला हूं। मैं चाहता हूं कि सारे लोग इस पे कॉल लें, मैं सिर्फ कॉल ना लूं, क्योंकि ये 35 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल है। ये सिर्फ मेरे भविष्य का सवाल नहीं है। अगर सिर्फ मेरे भविष्य का सवाल होता तो मैं आज कहीं और जगह हो सकता था। तो इसके अलावा अभी मैं एक्चुअली मुझे वो प्रोप्राइटी नहीं लगती थी इस बारे में बात करने की, क्योंकि अभी अगर मैं जिस तरीके का एक वातावरण निर्माण किया जा रहा है जानबूझकर अनुसूचित जाति और जमाती के आरक्षण के संदर्भ में, और जिस तरीके से उपवर्गीकरण और क्रीमीलेयर की वकालत हमारे जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस BR गवई, उनके माध्यम से किया जा रहा है, मुझे उस बारे में थोड़ी बात करने की आवश्यकता भी इसलिए लगती है क्योंकि झूठ अगर बार बार बोला जाए तो वो सच ना हो, और जो सच है वही लोगों के सामने आए। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि वो जिस तरीके से बात अपनी रख रहे हैं उसका आधार क्या है, जिस तरीके के वो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उसका आधार क्या है, तो आप देखेंगे उसका कोई आधार ही नहीं है। मुझे बताइए कि आरक्षण की शुरुआत हुई कब से? आरक्षण सुचारू रूप से तो कभी लागू ही नहीं हुआ, लेकिन जो अनुसूचित जाति जमातियों को जो आरक्षण लागू हुआ वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ? वो तो संविधान में तो 1950 में वो प्रावधान आया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ? तो भैया इम्प्लीमेंटेशन को तो 2 पीढ़ियां भी नहीं हुई। तो आप बेटेंटली फॉल्स प्रोपोगंडा कर रहे हैं, जबकि
आपको आपका वो वैयक्तिक विषय है कि आपको आप क्या पाना चाहते हैं. We would not interfere into that. We don't have a moral right. But the fact remains that when it comes to the 35 crores people's existence, you have to be very responsible. You have to be very cautious. ये इनका जो है, आप देखेंगे कि इन्होंने लोक सत्ता में जब उनका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि जिन्होंने सदियों से पीड़ा मीनिंग सदियों से आरक्षण के फल को प्राशन किया है, उन लोगों में और बाकी लोगों में डिस्क्रिपेंसीज आई. तो आप ये झूठ फैलाने की कोशिश मत करिए. अनुसूचित जातियों में कुछ जातियों की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन जो है उनके जनसंख्या के अनुपात में भी नहीं है. अगर हम सिर्फ शिक्षा की बात करें तो 60 आपने कभी इस बारे में बात की क्या कि पूरे देश की 6 लाख स्कूलें बंद होगी. उन 6 लाख स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कौन थे? SC ST OBC के लोग थे. अपर कास्ट के लोग तो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं. और आपने कभी ये सोचा कि ये लोगों को अगर उनके शिक्षा से वंचित कर दे, या आपने आपके जजमेंट में वो सारी चीजें लिखी कि अगर इनको इनके शिक्षा से वंचित किया जाता है तो इनमें अछूतता और जातीय भेदभाव और बढ़ेगा? आपने नहीं लिखा. और इसलिए जब आप न्याय की बात करते हो तो आप फेयर रह के बात करिए. हम आपसे ये नहीं कहते कि आप हमारे हकों की वकालत करिए, उसके लिए हम सक्षम हैं और हम करेंगे और आखिरी तक करेंगे. लेकिन मैं जब आपको एक जज के रूप में देखता था तो क्योंकि मैंने आपके अधीन रह के काम किया है, तो जब आप पे भी संकट आया तो हम लोग ही आपके साथ थे, जो आपको शायद याद ना हो. लेकिन आज जब आप पूरी तरीके से पूर्वक दूषित मन के साथ और एक अपने कुछ फंडामेंटल्स और कुछ अपने सपनों को संजोते हुए जब आप इस तरीके से जब आप झूठ बोलते हैं सारे मीडिया के सामने, तब कहीं ना कहीं अनुसूचित जातियों का भी बहुत बड़े पैमाने पे, अनुसूचित जनजातियों का भी बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा है, जिसका संज्ञान आपने लेना जरूरी है. अगर मैं आपके बारे में बोल रहा हूं तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप पूरे देश के सामने झूठ बोल रहे हैं. आपने ये झूठ नहीं तो आपने ये सिद्ध करना चाहिए कि आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तो ये नहीं बताता कि आप सच बोल रहे हैं. तो अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप ये सिद्ध करिए कि नहीं, आप झूठ नहीं, आप सच बोल रहे हैं. और अगर ऐसा नहीं है तो आप 35 करोड़ अनुसूचित जाति जनजातियों के नागरिकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं. दूसरी चीज, मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब हम अनुसूचित जाति जमातियों के आरक्षण के बारे में बात करते हैं तो हम इस तरीके की स्टेटमेंट कैसे कर सकते हैं कि किसी को साइकिल मिली, अब वो साइकिल छोड़ने को तैयार नहीं है. तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति को जो रिजर्वेशन मिला है वो साइकिल के रूप में नहीं मिला है. वो जो रिजर्वेशन मिला है वो मिला है उनको उनके प्रतिनिधित्व को इस्टेब्लिश करने के लिए, उनको अपर कास्ट के साथ उनको समकक्ष खड़ा करने के लिए. और ये अगर है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो साइकिल हमको मिली है उस साइकिल के दोनों चक्के तो आपने पहले ही पंचर कर दिए हैं, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन तो होता ही नहीं आरक्षण के पॉलिसीज का. उस साइकिल की सीट के ऊपर जो सीट जो होती है वो भी आपने निकाल के रखी है. और अभी तो परिस्थिति ये है कि वो साइकिल को चलाना तो दूर, हम उसे हाथ में लेके चल रहे हैं और वो साइकिल भी आगे नहीं जा रही है. और जो हमारे साथ हम आरक्षण का जो पर्पस था कि इस्टेब्लिश लोगों के साथ, प्रस्थापित वर्गों के साथ हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, हम उस द्वार तक पहुंचे जहां इस्टेब्लिश क्लास है, या हम उस तरीके का स्ट्रेचर पाए, वो पूरा ही नहीं हुआ. वो और आगे चले गए और रोड में हम काफी पीछे हैं. हम आज भी हमारा जो है इस आपकी जो टूटी हुई साइकिल और जो गड्ढों से भरा हुआ रोड है उसको हम कैसे तो भी पार करते हुए जा रहे हैं. और इसलिए आपका ये कहना कि सिर्फ
साइकिल मिल गई और छोड़ने को तैयार नहीं, तो भैया आप आपकी साइकिल लेके जाइए और हमारा जितना टैक्स है वो हमको दीजिए, हमारे संख्या के अनुपात में जितना हमारा रिप्रेजेंटेशन बनता है वो हमको दीजिए, जितने रिसोर्सेज बनते हैं वो हमको दीजिए, सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज को अल्टर करिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज में SC ST OBC के लिए स्पेशल पॉलिसीज बनाइए उनकी जनसंख्या के अनुपात में, और फिर उसके बाद आप साइकिल वाली बात करिए। और मैं आप पे टीका करने के लिए यहां नहीं आया हूं। आई डोंट क्रिटिसाइज एनीबडी, आई हैवंट क्रिटिसाइज एनीबडी टिल दिस मोमेंट ऑफ टाइम। और मैं जो डाटा दे रहा हूं वो सारे सर्टिफाइड डाटा है। हम जब रिव्यू पिटीशन लेकर संता सैनिक दल के कुछ लोग और 78 पिटीशन ऑलमोस्ट आपके सामने आई, और ये डाटा भी उस पिटीशंस में, कुछ पिटीशंस में ये आधार भी आपको बताने की कोशिश हुई, लेकिन आपने या आपके बेंच ने वो सुना नहीं। तो हम क्या समझे, ये प्रीडिटरमिन्ड था, और अगर ये प्रीडिटरमिन्ड था तो इट इज नॉट इनजस्टिस विथ अस। एंड सी, आई एम नॉट स्पीकिंग इंडिविजुअली, आई एम स्पीकिंग इन द कैपेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 35 करोड़ पीपल। They are also they are in all sectors and I am their voice. मैं उनकी आवाज बन के बोल रहा हूँ। अगर वो चाहेंगे कि मैं ना बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे बोलना जरूरी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ये समझ आए। आपका इंडिविजुअल ओपिनियन अगर हमारे समाज के हक और अधिकारों की मर्यादा लांघता है, अगर हमारे हक और अधिकार और अस्तित्व पे अगर वो वार करे, तो हमें बोलना जरूरी है। और अभी रही आखिरी बात, ये डाटा बहुत कम है, आने वाले दिनों में बहुत सारा डाटा मैं लेकर आने वाला हूं, और शायद ये मुझे तो न्यायालय से आज भी आशा है कि कम से कम इस जजमेंट का रिव्यू करने की कोशिश करें, सारा डाटा ले। अगर उसके बाद भी आपको ना पसंद हो तो उप वर्गीकरण करें, क्रीमी लेयर लाने की कोशिश करें, जो कि नहीं होगा, लेकिन डाटा के आधार पे करें, अभ्यास के आधार पे करें, रिसर्च के आधार पे करें। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ सरमाइसेस, कुछ प्रीमाइसेस और कुछ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के लिए हमारे हक और अधिकारों के साथ खिलवाड़ ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिससे अभी मैं मेरा संभाषण खत्म करूंगा वो ये है कि अभी महाराष्ट्र में आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आधार लेकर अनंत बदर कमेटी की स्थापना हुई है। जो कमेटी जो है उसमें किसी भी अनुसूचित जाति जमाती का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, या किसी ऐसे जमात कास्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो इक्वली सारी चीजें रखे या रिसर्च करके कुछ अभ्यासपूर्ण बातें रखे। तो उस कमेटी को रद्द करना चाहिए महाराष्ट्र सरकार ने। देवेंद्र फडणवीस भी, अगर मुझे तो काफी बड़े आदमी हो, शायद मुझे ना सुने, लेकिन अगर वो मुझे सुन भी रहे हैं तो कम से कम रिकंसिडर करें। हम लोग बाबा साहब फूले और शाहू महाराज की औलादे हैं, छत्रपति महाराज की औलादे हैं। हम लोग कभी भी कानून हमारे हाथ में नहीं लेंगे, हम हमेशा अहिंसा से ही जाएंगे। हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, एज अ CM यू बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अस ऑल्सो। तो सिर्फ जिस तरीके से कुछ संघ प्रणीत लोगों के माध्यम से कुछ मातंग समाज के कुछ मिसलीडेड RSS से जुड़े हुए लोगों को सामने करके जो अप्रचार किया जा रहा है उपवर्गीकरण के बारे में और क्रीमी लेयर के बारे में, वो बहुत गलत है। उसको रोकने का आप काम करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, 59 जातियां, उसमें से मुख्य रूप से महार, मातंग, चांबार, ढोर और कुछ हमारे मैतर समाज के भाई, ये जो जातियां, इन जातियों में कभी बैर नहीं रहा। ये जातियां बहुत, इन्होंने एक दूसरे का ख्याल रखा है। जब भी कॉमन इशू आता है हम लोग एक साथ रास्ते पे होते हैं, और हमें पता है कि जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो संविधान का इंपॉर्टेंस खत्म करना चाहते हैं, जो हमारे हक और अधिकारों का हनन करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम साथ मिलकर हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। हमारे कोई वाद नहीं है। तो कृपया आप हमारे अंतर्गत विषयों में ना पड़े। आप एक मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पे अपना काम करें।
स्टेट का विकास करें, हमारा बैकलॉग पूरा करें, हमारा जो समाज कल्याण में जो फंड आता है उसको बढ़ाएं, हमारी जो 60,000 स्कूलें जो बंद हुई है सरकारी उसको पुनः शुरू करें, इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा का बढ़ाएं, नौकरियां कैसे मिलेंगी अनुसूचित जाति जमाती और ओबीसी के समाज को, उसके लिए प्रयत्न करें। जो कि मुझे ज्यादा आशा नहीं है, लेकिन आप सीएम हो तो मुझे आपसे बोलने का हक है। तो ये आप सारी चीजें करें और कृपया हमें 35 करोड़ लोगों को हल्के में ना ले। हम लोग हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, किसी के अधिकारों को छीनना हमारा काम नहीं है। हमारा जितना शेयर है हमें वो दे, अगर नहीं दे सकते तो जो दे रहे हैं उसको हम बढ़ाने की कोशिश प्रामाणिकता से कर रहे हैं। उस कोशिश को आप इनकरेज करें, ना कि उसको खत्म करने की कोशिश करें। कल 10 तारीख को इसी संदर्भ में हमारा एक समता सैनिक दल ने एल्गार मोर्चा आयोजित किया है। हम आपके समक्ष आ रहे हैं, आपको निवेदन देने वाले हैं। आप उस निवेदन को कंसीडर करिए और हम नहीं चाहते कि ये लड़ाई काफी लंबी खींचे। हम चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं इस लड़ाई को जस्टिफाई करें, क्योंकि अगर हमारा हक और अधिकार हमसे छीना जाएगा तो हम लोग आंदोलित होंगे, हम लोग रास्ते पे आएंगे। बाबा साहब ने हमको जो मंत्र दिया है, शिका संगठित वानी संघर्ष करा, उस मंत्र को लेके हम आगे आएंगे, संविधानिक तौर पे आएंगे और हम आपसे हमारा हक लेके रहेंगे। हम केंद्र सरकार से भी हमारा हक लेके रहेंगे। इतना ही कहता हूं और यही मैं रुकता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।